जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम अजय द्विवेदी आज आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आज इतिहास में आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से अपन को तैयारी करनी होती है। कई बार देखते क्या है, इतिहास बोले तो हवा, इतिहास में कुछ दम नहीं। आज बताया जाएगा दोस्तों आपको एक ट्रिक के माध्यम से। मध्यकालीन इतिहास का एक टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत अपन देखेंगे कि एक ही लाइन यानी एक ही ट्रिक के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को कवर किया जाएगा। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी, MP फॉरेस्ट, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इतिहास लगभग हर सब्जेक्ट हर पेपर में आता है। ऐसा तो है नहीं कि इतिहास किसी स्पेशल विषय में आता है या MPPSC बारे में आता है या MPSI में आता है या MP पुलिस बारे में आता है। इतिहास एक ऐसा विषय है दोस्तों जो लगभग हर पेपर को कवर करता है। तो आज अपन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और दोस्तों, आप देखें और हमसे जुड़ें और देखेंगे दोस्तों कि जैसी जैसी क्लासें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे वैसे वैसी क्लासों में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल जीके में संविधान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट विविध से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ले चलते हैं आपको मध्यकालीन इतिहास का यह पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत। तो आज का जो टॉपिक बनने वाला है दोस्तों वह होगा अपना दिल्ली सल्तनत से। किससे होगा दोस्तों? दिल्ली सल्तनत से। ये अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का दोस्तों अपन देखेंगे कि अनेक प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। छोटे छोटे प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न, किस प्रकार के क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं एग्जामों में। हमने देखा है MPSI में कई वही साधारण क्वेश्चन यदि घूम के आ जाता है तो अपन लोग चकित रह जाते हैं दोस्तों। तो अपन को चकित होने की जरूरत नहीं दोस्तों, अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेक के माध्यम से जैसे हमने दिल्ली सल्तनत आज टॉपिक लिया। कौन सा टॉपिक लिया दोस्तों? दिल्ली सल्तनत है। अब दिल्ली सल्तनत पे अपन देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, ये मध्यकालीन इतिहास का एक टॉपिक है दोस्तों। मैं बता दूं कि इतिहास को सरल दृष्टि से समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास। तो दोस्तों ये 3 इतिहास तो अपन मध्य से उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई का रूल्स होता है वो होता है सरल से कठिन की ओर, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमने वो टॉपिक लिया है जिसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा क्या है दोस्तों, जानकारी। तो देखेंगे आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत में। जैसे एक ट्रिक आती है दिल्ली सल्तनत में, एक अपन लिखेंगे ट्रिक। क्या लिखेंगे दोस्तों? ट्रिक लिखेंगे। अब इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो ट्रिक क्या होगी कि गुल खिले तो सांस लो, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। कुत्ता जल गया खिजापसी। यहां लिख दूं दोस्तों खिजापसी। समझ रहे दोस्तों? अब इस ट्रिक के माध्यम से आपको इतने क्वेश्चन जितने आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन। अब हम बात करने जा रहे थे दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत यानी तुर्कियों का इतिहास आज आपको बताया जाएगा दोस्तों। तुर्कियों के बारे में जो विदेशी तुर्की आक्रमणकारी आए, जैसे आप मोहम्मद गौरी का नाम जानते होंगे, महमूद गजनवी का नाम जानते होंगे, ऐबक का नाम, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, आज इन सब के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है या दिल्ली सल्तनत का जो मतलब समय है उसे
कितने कालों में विभाजित किया गया, अर्थात कितने भागों में विभाजित किया गया, अर्थात कह सकते हैं कि कितने वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल होंगे दोस्तों 5 वंश। अब 5 वंश कैसे क्लियर करेंगे अपन 5 वंश, तो देखिए ट्रिक पर आते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द है गुल। कौन सा शब्द है दोस्तों? गुल। तो गुल से अपन बनाएंगे अपन गुलाम वंश। कौन सा बनाएंगे दोस्तों? गुलाम वंश। यानी जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होगा दोस्तों वह होगा अपना गुलाम वंश। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा शब्द इसमें खिले। तो खिले से अपन जो बनाने वाले दूसरा वंश वो बनेगा अपना खिलजी वंश। कौन सा बनेगा दोस्तों? खिलजी वंश। क्लियर है दोस्तों। फिर तीसरा शब्द देखेंगे दोस्तों तो से क्या बनाएंगे दोस्तों? तीसरा वंश तो से बनाएंगे अपन तुगलक वंश। क्या बनाएंगे दोस्तों? तुगलक वंश। फिर अपन देखेंगे सास से क्या बनेगा दोस्तों? चौथा यानी चौथा वंश, और वो होगा अपना सैयद वंश। कौन सा होगा दोस्तों? सैयद वंश। अब अपने ने कितने वंशों की बात की थी? 5 वंशों की। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश है दोस्तों? 5 वंश। तो लास्ट में देखेंगे अपन लो से क्या 5वां वंश बनेगा आपका? 5वां वंश बनेगा लो से बनेगा दोस्तों लोधी वंश। क्लियर है दोस्तों। अपन क्या बात करने जा रहे थे कि यदि क्वेश्चन आता है कि जो मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के समय को या टाइम काल को कुल कितने कालों में विभाजित किया गया, कुल कितने वंशों में विभाजित किया गया, तो टोटल 5 वंश हुए। कितने वंश हुए दोस्तों? 5 वंश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये 5 वंश कौन से हुए? तो दोस्तों देख रहे हैं पहला वंश कौन सा है? पहला वंश है अपना गुलाम वंश। अब हम बताएंगे आगे दोस्तों कि आखिर इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, दास वंश इसका नाम, उसकी हिस्ट्री अपन जानेंगे आगे। दूसरा अपन ने बात क्या की? खिलजी वंश। यानी दूसरा जो दिल्ली सल्तनत का वंश होगा वह होगा खिलजी वंश। तीसरे वंश की अपन बात करेंगे तो वह होगा तुगलक वंश। कौन सा वंश होगा दोस्तों? तुगलक वंश। और चौथा जो वंश होगा दोस्तों वह होगा अपना सैयद वंश। और 5वां जो अंतिम वंश होगा तो लोधी वंश। दोस्तों मैं ट्रिक को पूरा करूं उससे पहले मैं क्वेश्चन, थोड़े छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बता दूं कि यदि क्वेश्चन आया, मान लीजिए पेपर में आया कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है, तो पहला वंश कौन सा है? तो अपना गुलाम वंश। कौन सा है दोस्तों? गुलाम वंश। और अंतिम वंश कौन सा है? तो लोधी वंश। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या बना था कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश, तो कितने वंश हुए दोस्तों? 5 वंश। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना दोस्तों। ये मालूम है कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, लेकिन अगर मैंने बता दिए तो कोई ऐतराज तो है नहीं दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत में है 5 वंश। अब 5 वंशों में पहला वंश कौन सा है? तो अपन देख रहे हैं कि पहला वंश है वो है गुलाम वंश। और अंतिम वंश कौन सा है? तो लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश? तो 5 वंश। देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन छोटे छोटे कंप्लीट हुए। कभी कभार पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए, तो हम कहेंगे 5 वंश हुए। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? तो गुलाम वंश है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? तो लोधी वंश है। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं अपन पुनः ट्रिक पर। ट्रिक में देख सकते हैं दोस्तों फुल स्टॉप के बाद एक शब्द मिला था कुत्ता। अब देखिए दोस्तों कुत्ता किसी वंश का संस्थापक तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुत्ता वंश का संस्थापक हो सकता है। अपन यहाँ कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन राजाओं की बात कर रहे हैं, अपन सुल्तानों की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? सुल्तानों की। अब क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजा, सम्राट, सुल्तान, बादशाह, तो दोस्तों एक्चुअल में है क्या कि जो मुगल काल में राजा आएंगे उन्हें सबकी उपाधि होगी बादशाह की। और जो दिल्ली सल्तनत की अगर अपन राजाओं की बात करते दोस्तों तो ये सब कहलाएंगे सुल्तान। क्या कहलाएंगे? क्योंकि इन्होंने दोस्तों सुल्तान की उपाधियां धारण की, तो इन्हें सुल्तान के रूप में जाना जाता है। अब जैसे अपन प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ सम्राट जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समझ रहे ना दोस्तों, तो वहाँ सम्राट
की उपाधि, इसलिए उन्हें सम्राट कहा गया, इन्हें सुल्तान कहा जाएगा और मुगल कालीन राजाओं को बादशाह से संबोधित किया जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में। तो जैसे इसमें पुलिस स्टॉप के बाद आया कुत्ता, तो देखिए भाई शॉर्ट का जमाना है। मान लीजिए किसी का नाम विक्रम सिंह बैताल है, समझ रहे ना दोस्तों, क्या नाम है? विक्रम सिंह बैताल। और देखते हैं क्या कि दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब मान लीजिए शादी हो जाती ना, तो दोस्तों अंदर से आवाज आती बिक्कू कम यार, यानी उसको विक्रम बैताल पूरा कहेगी तो पूरा गांव जान जाएगा ना दोस्तों कि देखो यार कैसी औरत है, अपने पति को इस तरीके से बुलाती है, तो शॉर्ट में कहेगी बिक्कू। तो यहाँ देखिए कुत्ता, तो कुत्ता से यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ बन जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बन जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है दोस्तों? यदि क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किस वंश का संस्थापक है? तो गुलाम वंश का। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ हिस्ट्री में रटने का सिस्टम बहुत चलता है दोस्तों, अपन रटते हैं। उन्होंने कहा अकबर के पापा हुमायूं, अकबर के पापा हुमायूं, अकबर के पापा हुमायूं, और पड़ोसी ने पूछा बेटा तुम्हारे पापा, बोले हुमायूं, तो थे बजरंगबली, बन गए अल्लाह जी। तो उसका मतलब मैं ये नहीं कहता रटने वालों का हाल बुरा होता दोस्तों। मान लीजिए गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और पेपर में आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक है, तो कई लोगों की लेट चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रटा है दोस्तों। रटने का सवाल नहीं है, रटने का बिल्कुल सवाल नहीं, समझने का, थोड़ा देखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक यदि कुतुबुद्दीन ऐबक है और कल क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक है, तो अपन कह नहीं सकते कि गुलाम वंश का संस्थापक है। किस वंश का संस्थापक है? गुलाम वंश का संस्थापक है। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा शब्द आता है यहाँ जल। क्या आता है? जल। तो भाई जल तो पापा हो नहीं सकते किसी के। अब ये मत कहना कि सर हमने पुराने ग्रंथों में पढ़ा है कि वरुण देव बजरंगबली के पिता थी। समझ रहे ना दोस्तों, पवन पुत्र बजरंगबली के पिता थी। वो नहीं, हवा पानी की यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ अपन बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। दूसरा वंश यहाँ पर है खिल्जी और यह दूसरा शब्द है जल। तो जल से बनेगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। क्या बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी। क्या बनेगा दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की थी कि जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है दोस्तों, वह है अपना खिल्जी वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? अपन देख सकते हैं खिल्जी वंश। अब क्वेश्चन आता है कि खिल्जी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिल्जी वंश का जो संस्थापक होगा वो होगा अपना जलालुद्दीन खिलजी। कौन होगा दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। तो यदि आता है क्वेश्चन कि जलालुद्दीन खिलजी किस वंश का संस्थापक है, तो वह है अपना खिल्जी वंश का। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ देख सकते हैं तीसरा वंश अपन ने देखा तुगलक वंश। कौन सा वंश देखा? तुगलक वंश। और यहाँ तीसरा शब्द देखिए दोस्तों गया। तो गया से क्या बनाएंगे अपन? गया से बनाएंगे दोस्तों गयासुद्दीन शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन शाह तुगलक, ये होंगे तुगलक वंश के संस्थापक। फिर यहाँ चौथा वंश अपन ने क्या यूज किया? देखिए सैयद वंश। क्या पाया अपन ने? सैयद वंश। और यहाँ देखिए देख सकते हैं एक अक्षर खी, तो खी से क्या बन जाएगा दोस्तों? खी से बन जाएगा अपन का खिज्र खां। क्या बन जाएगा? खिज्र खां। यानी जो चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का वो है सैयद वंश, और सैयद वंश का जो संस्थापक होगा वह होगा अपना खिज्र खां। कौन होगा दोस्तों? खिज्र खां। अब लास्ट में देखेंगे दोस्तों, लास्ट में अपना लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम और पांचवा वंश। और यहाँ लास्ट में क्या है दोस्तों? यहाँ लास्ट में बा, तो बा से बन जाएगा अपना बहलोल लोधी। क्या बन जाएगा दोस्तों? बहलोल लोधी। क्लियर है दोस्तों? देखिए ये ट्रिक के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, अभी विधिवत तरीके से समझाऊंगा,
बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ और देखें। तो अभी कुछ क्लियर हुआ दोस्तों, आपको क्या क्लियर हुआ एक बार आप हमसे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको क्या क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए दोस्तों। देखिए कई बार क्या होता है, जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो आपकी भावनाओं को हो सकता है ना समझ पा रहा हो। आप कमेंट के माध्यम से थोड़ा सुझाव दें तो हमें भी पता चले कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। तो अपन क्या बात करने जा रहे थे कि दिल्ली सदन में कुल कितने वंश हुए। एक बार पुनः रिवीजन लें कि दिल्ली सदन में हुए 5 वंश। अब दिल्ली सदन के 5 वंश में पहला वंश है अपना गुलाम वंश, दूसरा वंश है अपना खिल्जी वंश, तीसरा वंश है अपना तुगलक वंश, चौथा वंश है अपना सैयद वंश, और 5वां जो अंतिम वंश है वह होगा लोधी वंश। दोस्तों जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होंगे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिल्जी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिल्जी होंगे दोस्तों। तुगलक वंश के संस्थापक वो होंगे गयासुद्दीन शाह तुगलक होंगे, और सैयद वंश के संस्थापक वो होंगे खिज्र खां, और लास्ट जो अंतिम वंश है लोधी वंश के संस्थापक होंगे बहलोल लोधी। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से थोड़ा आपको समझ में आ रहा। अब मैं इसको एक बार क्रम से लिख दूं तो थोड़ा दोस्तों और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अपन, ये तो ट्रिक के माध्यम से समझाया। अब आपको दोस्तों और समझाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले अपन इसी 5 वंशों में छोटे छोटे प्रश्न किस प्रकार से बटोरेंगे, अपन देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे अपन टॉपिक बहुत मजा आने वाला दोस्तों कि गुलाम वंश कैसे नाम रखा गया, किसने गुलाम वंश रखा, कौन होगा इसका संस्थापक, क्यों पड़ा गुलाम वंश, इस तरीके के क्वेश्चन। तो अपन एक बार पूरे क्रम से वंश लिख लें। तो पहला वंश अपना कौन सा था? पहला वंश था अपना गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वो अपन ने बताया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे बताया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे बताया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरा अपन ने वंश कौन सा क्लियर किया था? वो था खिल्जी वंश। कौन सा था दोस्तों? खिल्जी वंश। और खिल्जी वंश का संस्थापक अपन ने किसे क्लियर किया? वो है आपका जलालुद्दीन खिल्जी। कौन सा होगा दोस्तों? जलालुद्दीन खिल्जी। यानी जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिल्जी वंश था उसका संस्थापक होगा जलालुद्दीन खिल्जी। अब तीसरा वंश देखेंगे। तीसरा वंश जो होगा दोस्तों वह होगा आपका तुगलक वंश। कौन सा होगा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक होगा वो होगा गयासुद्दीन शाह तुगलक। कौन होगा दोस्तों? गयासुद्दीन शाह तुगलक। और जो चौथा वंश था दोस्तों वो था अपना सैयद वंश। कौन सा वंश था? सैयद वंश। और सैयद वंश का जो संस्थापक हमने आपको बताया था दोस्तों वह होगा आपका खिज्र खां। कौन होगा दोस्तों? खिज्र खां। और जो 5वां एवं अंतिम वंश होगा वह होगा लोधी वंश। कौन सा वंश होगा? लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक आपको बताया था हमने बहलोल लोधी। कौन सा बताया था दोस्तों? बहलोल लोधी। क्लियर हुआ दोस्तों कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिल्जी वंश है उसका संस्थापक जलालुद्दीन खिल्जी है। तुगलक वंश उसका संस्थापक होगा गयासुद्दीन शाह तुगलक। और सैयद वंश यानी चौथे वंश का संस्थापक वो होगा खिज्र खां। और अंतिम वंश यानी लोधी वंश का संस्थापक होगा बहलोल लोधी। अब दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों उसी ट्रिक पे है, ट्रिक से बाहर नहीं दोस्तों। अब देखेंगे कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का शासन कब से कब तक है। क्लियर है दोस्तों? जो गुलाम वंश का टाइम है वो कब से कब तक है। तो दोस्तों गुलाम वंश ये चलेगा अपना 1206 से 1290 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी तक। क्लियर है दोस्तों? अब दूसरा खिल्जी वंश, अब ये कब से चालू होगा? ये होगा अपना 1290 से 1320 ईस्वी तक। क्लियर है दोस्तों? अब तीसरा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम कब से कब होगा? 1320 खत्म हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ 1320 से 1414 ईस्वी तक है। इसके बाद आते हैं अपन सैयद वंश।
सैयद वंश कब से चालू होगा दोस्तों? यह होगा 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लास्ट लोधी वंश यानी कब से चालू होगा? ये होगा दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक। यानी फिर एक देखिए क्वेश्चन, देखिए यहीं पर आप ट्रिक में देखिए कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो गुलाम वंश है, पहला वंश, उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है और उसका जो टाइम पीरियड है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड नहीं बात कर रहे, टोटल गुलाम वंश का। अभी अपन बताएंगे दोस्तों कि गुलाम वंश में 11 सुल्तान होंगे, किस सुल्तान का समय कब से कब तक होगा। अभी अपन टोटल किसकी बात कर रहे हैं? वंश की। कि जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश कब से कब तक चला दोस्तों? 1206 से और 1290 ईस्वी तक, लगभग 84 ईयर। क्लियर दोस्तों? 84 वर्ष। दूसरा अपन देख रहे हैं दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से 1320, लगभग 30 साल। कितना दोस्तों? 30 साल। अब तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसके संस्थापक है गयासुद्दीन शाह तुगलक, और इनका टाइम चालू होगा 1320 से 1414 ईस्वी, लगभग 94 ईयर्स, 94 वर्ष। अब इसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिज्र खां, और इनका टाइम पीरियड होगा 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लास्ट वंश अपना लोधी वंश, जिसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी, और इनका टाइम पीरियड होगा 1451 से 1526 ईस्वी तक। अब दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या नया आने वाला है, तो देखिए अब पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के, आप देखिए दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया? आप देख सकते हैं दोस्तों सभी का टाइम पीरियड दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। समझ रहे हैं दोस्तों आप हमारी भाषा कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। कितने वंश हुए? 5 वंश। अब 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक किस वंश के राजाओं ने या किस वंश के सुल्तानों ने शासन किया? तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लगभग 84 साल, यहाँ लगभग 30 साल, यहाँ 94 साल, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो किस वंश ने? तो एक क्वेश्चन निकला दोस्तों, क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन कई बार आपको प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है, समस्या खड़ी कर देता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया? तो वह होगा अपना तीसरा वंश अर्थात तुगलक वंश। ये होगा दोस्तों सबसे ज्यादा समय। क्लियर है दोस्तों? सबसे ज्यादा समय। अब फिर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यदि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया तो सबसे कम समय, तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो सबसे कम समय में किसने है? खिलजी वंश। सबसे कम समय, सबसे कम समय। क्लियर है दोस्तों? यानी ज्यादा समय तक किसने शासन किया? वो किया लगभग 94 ईयर, वो है तुगलक वंश के सुल्तानों ने। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो वह दोस्तों किया था खिलजी वंश के सुल्तानों ने। इन्होंने 94 साल शासन किया और इन्होंने केवल और केवल 30 साल शासन किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कंप्लीट कि नहीं कंप्लीट हुआ? आप बताएं दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि आपको क्वेश्चन कमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आपके कमेंट के हम इंतजार करेंगे दोस्तों। और देखें दोस्तों फिर क्वेश्चन इसी से क्या, देखिए अभी ट्रिक के बाहर नहीं है दोस्तों, अपन ट्रिक के अभी तो हिस्ट्री चालू नहीं हुई है दोस्तों, अभी हिस्ट्री चालू नहीं हुई, अभी केवल क्या एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे पिक्चर देखते हैं दोस्तों झलक, तो अभी तो झलक है देखें और आगे देखें पिक्चर में क्या मजा आने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों
अभी अपन 5 वंशों के बारे में बताया, 5 वंशों के संस्थापकों के बारे में बताया, यानी कौन से वंश का कौन संस्थापक है और उन वंशों का अपना टाइम काल कब से कब है ये बताया। अब फिर देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अभी हमने क्या केवल बात की थी कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक तो अपन ने यहाँ बताया कि तुगलक वंश ने शासन किया, फिर हमने बताया कि कम समय तक तो यहाँ खिलजी वंश ने शासन किया। अब क्वेश्चन बनने वाला है सुल्तानों से। अभी किससे बात बनी थी? वंशों से। अब बनने वाला सुल्तानों से कि दिल्ली सल्तनत की, याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में, देखिए मैंने केवल एक वंश की बात नहीं स्पेशली की, पूरे 5 वंशों की बात कर रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा समय तक किस सुल्तान ने शासन किया। देखिए अलग क्वेश्चन, देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, वंश का क्वेश्चन अलग है और देखिए सुल्तान का क्वेश्चन अलग है। जैसे मैं बात करूंगा आपको इकोनॉमिक्स में कि जब कई व्यक्ति मिलते हैं तो परिवार बनते हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति अलग है परिवार अलग है, क्योंकि दोस्तों ये बात क्लियर है कि व्यक्ति ही परिवार बनाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं स्पेस लिए खड़ा हूं तो मैं व्यक्ति हूं कि मैं परिवार हूं, समझ रहे ना दोस्तों, तो मैं स्पेशल एक व्यक्ति हूं। अब जब मेरे साथ है आगे पीछे यानी मेरे बाल बच्चे आ जाते हैं दोस्तों क्या बन जाता है? परिवार, फैमिली बन जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा समय तक किस सुल्तान ने शासन किया था। तो दोस्तों एक नाम आता है और वो नाम क्या आता है, मैं क्लियर यहाँ लिख दूं दोस्तों, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब ये लोदी वंश का संस्थापक भी है और लोदी वंश का सुल्तान भी है। और दोस्तों पता है इसने कितना शासन किया? 38 ईयर यानी 38 वर्ष शासन किया। कौन कितने दिन शासन किया? 38 वर्ष। देखिए तुगलक वंश जो, याद रखिएगा दोस्तों, ये वंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। और जो ये सुल्तान, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं अपन? सुल्तान की। कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में कौन सुल्तान हुआ जिसने सबसे ज्यादा समय शासन किया, सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, सुल्तान बना रहा ज्यादा टाइम के लिए, तो होगा बहलोल लोदी। अब दूसरा नाम, मान लीजिए बहलोल लोदी ऑप्शन में नहीं मिलता, तो दूसरा नाम आता है आपका FST। FST का मतलब क्या है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। इसने कितना शासन किया था? इसने किया था 37 ईयर यानी 37 वर्ष। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा दोस्तों, ये तुगलक वंश का सुल्तान है। जो दूसरा सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला सुल्तान होगा वह होगा FST यानी फिरोज शाह तुगलक। और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन होगा? बहलोल लोदी, 38 वर्ष। और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा होगा? तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा मतलब होगा? वह होगा अपना खिलजी वंश। फिर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकलता है। देखिए दोस्तों यहीं से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, अभी ट्रिक के बाहर जा नहीं रहे दोस्तों। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी हमने हिस्ट्री चालू नहीं की है, अभी केवल टेलर है। अब टेलर से देखिए एक क्वेश्चन फिर निकालेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में, देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में ऐसा कौन सुल्तान होगा जो रणभूमि क्षेत्र में मारा गया था, अर्थात वीर गति को प्राप्त हुआ था, अर्थात रणभूमि क्षेत्र में हत्या हुई थी। मतलब केवल एक ही होगा सुल्तान। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अमर हैं, मृत्यु तो सभी के हुई, लेकिन रणभूमि क्षेत्र में ऐसा कौन सुल्तान होगा जो रणभूमि क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ, अर्थात दुश्मन की तलवार से मारा गया, वह सुल्तान कौन सा होगा दोस्तों? तो सुल्तान का नाम यहाँ लिख दूं दोस्तों, वह होगा आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का पहला
और अंतिम ऐसा सुल्तान है जो रणभूमि क्षेत्र में मारा गया था। रणभूमि क्षेत्र में मारा गया था। क्लियर दोस्तों, यह पहला सुल्तान होगा दिल्ली सल्तनत का। संपूर्ण पांचों वंशों की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। पांचों वंशों में ये पहला सुल्तान है इब्राहिम लोधी, जो रणभूमि क्षेत्र में मारा गया था, अर्थात वीर गति को प्राप्त हुआ था। अब फिर क्वेश्चन एक और निकल कर आता है इसी से। देखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में जो इब्राहिम लोधी है, जो रणभूमि क्षेत्र में मारा गया, यह किस वंश से संबंध रखता है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं लोधी, और लोधी अंतिम वंश है, तो इसका मतलब यह लोधी वंश का सुल्तान है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। देखिए संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की बात आ रही दोस्तों, आप देख ले एक बार संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की, कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो वह भी आपका कौन होगा दोस्तों? वह भी होगा आपका इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का अंतिम सुल्तान, तो वह भी होगा आपका इब्राहिम लोधी। क्लियर है ना दोस्तों कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान तो इब्राहिम लोधी होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान तो वह भी इब्राहिम लोधी होगा। और ऐसा सुल्तान जो रणभूमि क्षेत्र में मारा गया था तो वह भी होगा इब्राहिम लोधी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी क्लास, और यदि क्लास समझ में आ रही है तो आप प्लीज आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से आपको क्लास समझ में आ रही है। क्योंकि दोस्तों ये तो हुआ टेलर, अब चलने वाले हैं पिक्चर पर, जहां आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। हम पिक्चर दिखाएं आपको हिस्ट्री की, जो हुआ आपके दिमाग में चल रहा था हिस्ट्री हुआ, देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हम आपको कहानी के माध्यम से चुटकियों में हिस्ट्री चलेगी। तो दोस्तों हम आगे पिक्चर पर चले उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि दोस्तों आज हिस्ट्री में हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब लाइक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक आएंगे, तो हमें भी उम्मीद रहेगी कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो दोस्तों अपन अब बात किस पर करने वाले हैं? जो दिल्ली सल्तनत में देखिए हिस्ट्री होती क्रम से चलती दोस्तों। तो जो पहला वंश था गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की हिस्ट्री पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि गुलाम वंश कैसे नाम पड़ा, आखिर इसका गुलाम वंश, इसी को दास वंश कहते हैं दोस्तों। तो कैसे पड़ा इसका गुलाम वंश, कौन कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे बना इसका संस्थापक, और यह किसका गुलाम था, और ताकि ये गुलाम वंश पड़ा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको ले चलते हैं गुलाम वंश की आगे की हिस्ट्री पर। तो दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो ले चलते हैं आपको गुलाम वंश है। तो दोस्तों ये ट्रिक मैं क्लियर कर रहा हूं, देखेंगे। तो दोस्तों अपन बात करने वाले हैं गुलाम वंश। किस पर बात करने वाले हैं दोस्तों? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो कौन सा वंश था? गुलाम वंश। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ बताएंगे कि इसका नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा, कौन है गुलाम वंश का संस्थापक, ये तो हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब बताने वाले हैं गुलाम वंश, आखिर इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। तो उससे गुलाम वंश पर अपन जानने से पहले थोड़ा अपन चर्चा कर दें इसके सुल्तानों की। किसकी चर्चा कर दें? सुल्तानों की। तो एक ट्रिक लाते हैं दोस्तों। अब कहेंगे दोस्तों आप तो ट्रिक ही ट्रिक। हाँ दोस्तों ट्रिक जीके में अगर होती है तो आसान हो जाती है जीके। देखिए मैथ में जैसे होता है a प्लस बी का होल वर्ग है, फिर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और पूरा सवाल का सोल्यूशन निकाल के रख देते हैं दोस्तों। लेकिन जीके में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ट्रिक तो चलती हैं लेकिन पहले डिटेल चाहिए फिर ट्रिक चाहिए, समझ रहे दोस्तों। इससे जीके होती है कवर। अब देखिए गुलाम वंश में क्वेश्चन बनता है कुल कितने सुल्तान हुए। तो देखिए दोस्तों पूरे सुल्तान निकल के आ जाएंगे
और फिर क्या होगी कि कोई रब्बा में ना बकवास करी। अब यहां देखिए दोस्तों, अभी हमने 2 शब्द के लिए छोड़ी है जगह। अभी कितने शब्द हैं देखिए, कोई रब्बा में ना बकवास करी। ये दोस्तों आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल आपको एक शब्द है रब्बा। रब्बा का मतलब ओ माई गॉड, समझ रहे हैं ना। ओ माई गॉड पिक्चर देखिए परवेश रावल की दोस्तों, देखिएगा बहुत मजा आता है दोस्तों। तो जैसे कोई रब्बा में ना बकवास करे, अब इससे क्या आएंगे, गुलाम मंच के संस्थापक आएंगे। जैसे इसमें पहला अक्षर देख सकते हैं को, तो को से क्या बनेगा दोस्तों, को से बनेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बनेगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है। फिर दूसरा अक्षर देख सकते हैं ई, क्या देख सकते हैं ई, तो ई से क्या बनेगा दोस्तों, ई से बनेगा आपका इल्तुतमिश। क्या बनेगा दोस्तों, इल्तुतमिश। अब देखिए भाई शॉर्ट के जमाने तो यहाँ तो ऐसे ही चलेगा भाई। तीसरा अक्षर देख सकते हैं रा, तो रा से क्या बनेगा दोस्तों, रा से बनेगा रजिया सुल्ताना। क्या बनेगा, रा से बनेगा दोस्तों रजिया सुल्ताना। क्लियर है। अब लास्ट देख सकते हैं दोस्तों बा, तो बा से क्या बनेगा दोस्तों, बा से बनेगा बहराम शाह। क्या बनेगा, बहराम शाह। फिर देख सकते हैं दोस्तों माँ, क्या देख सकते हैं माँ, तो माँ से क्या बनेगा दोस्तों, मसूद शाह। क्या बनेगा, मसूद शाह। फिर देख सकते हैं दोस्तों ना, ना से क्या बनेगा दोस्तों, ना से बनेगा दोस्तों नसरुद्दीन, नसरुद्दीन शाह। फिर देखिए दोस्तों बा, देखिए क्या है बा, तो बा से क्या बनेगा दोस्तों, बा से बनेगा आपका बल्लवन। क्या बनेगा दोस्तों, बल्लवन। फिर देख रहे हैं दोस्तों का, तो का से बनेगा कैकुवाद। क्या बनेगा, कैकुवाद। और लास्ट में क्या है का, तो का से बनेगा दोस्तों क्यूमर्स। क्या बनेगा दोस्तों, क्यूमर्स। अब टोटल पहले गिनती करें। हमने क्या बात की थी कि जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है अर्थात गुलाम वंश, इसमें टोटल 11 सुल्तान है। कितने सुल्तान है दोस्तों, 11। तो अपन को 11 काउंट करना है दोस्तों। तो पहला कौन सा आया, वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन शाह, फिर आपका बल्लवन, फिर कैकुवाद, फिर क्यूमर्स है। तो दोस्तों अपन काउंट करें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी कितने कम है, 2। तो अब जैसे यहाँ पर कोई रब्बा में ना बकवास करी, इसमें आए 9, एक शब्द आएगा और यहाँ आएगा अप है। क्या आएगा, अप है ये। अब जैसे अगर करे की करफ लिख देता तो आ जाता, जैसे यहाँ रे काट देता मैं और अब कर देता तो आ जाता। यहाँ से क्या आएगा, आ से एक नाम आएगा आराम शाह। क्या आएगा, आराम शाह। और एक नाम फा से आएगा फिरोज शाह। क्या नाम आएगा दोस्तों, फिरोज शाह। अब आप कह रहे होंगे दोस्तों कि जब आपने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की संपूर्ण ट्रिक बताई तो इन दोनों को अलग क्यों किया। अब इन दोनों का इतिहास दोस्तों बताएंगे, इन दोस्तों का जो दोनों का इतिहास बताएंगे, क्योंकि ये जो गुलाम वंश के सुल्तान है आराम शाह और फिरोज शाह, ये एकदम पूर्ण रूप से आयोग बोले तो बुआ, अनपढ़, गंवार जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल अयोग्य सुल्तान थे। इनका इतिहास है भी और ना भी, मतलब नाम मात्र का इतिहास है दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास है। इसलिए इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया है, बिल्कुल गुलाम वंश से, मगर है तो गुलाम ही वंश में, हम ये नहीं कहेंगे कि गुलाम वंश से बाहर है, लेकिन गुलाम वंश में इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है,
अब आता है, देखिए क्वेश्चन से बनते जाएंगे दोस्तों कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका टाइम कब से कब है। तो दोस्तों देखिए इसका टाइम पीरियड मैं पहले क्लियर कर दूं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम होगा दोस्तों 1206 से 1210, 1206 से 1210। अब इल्तुतमिश यह दोस्तों यह होगा 1211 से 1236 ईस्वी। कितना होगा दोस्तों 1211 से 1236 ईस्वी। जो रजिया होगी वह दोस्तों 1236 से 1240 ईस्वी। क्लियर है दोस्तों। जो बहराम होगा वो होगा 1240 से 1242 ईस्वी। जो मसूद होगा वह होगा दोस्तों 1242 से 1240 ईस्वी। जो नसरुद्दीन होगा वह होगा 1240 से 1265 ईस्वी। क्लियर है दोस्तों। और जो आपका बलवन होगा वह होगा 1265 से 1287 ईस्वी। और जो कैकुवाद होगा वह होगा दोस्तों 1287 से 1289 ईस्वी। और जो लास्ट होगा क्यूमर्स वह होगा 1289 से 1290 ईस्वी। और दोस्तों हमने गुलामबंद का टाइम क्या क्लियर किया था कि 1206 से 1290 ईस्वी। ये बताया था ना दोस्तों आपको, अगर दिमाग में वो पीछे ट्रिक में क्लियर किया था ना दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ ये समझने वाली बात है कि यदि 1206 से 1290 इन्हीं 9 सुल्तानों में आ जाता है तो फिर ये 2 सुल्तान आराम शाह और फिरोज शाह ये कहाँ आएंगे। तो दोस्तों जो आपका आराम शाह है याद रखिएगा दोस्तों वह कहाँ आएगा, वो आएगा इनके बीच में, यानी ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में। यहाँ कौन आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा आपका आराम शाह। कौन आएगा दोस्तों, आराम शाह, जिसका अपना टाइम पीरियड रहेगा लगभग 8 माह। कितना रहेगा दोस्तों, 8 माह। अब दोस्तों मैंने इनका इतिहास मैंने बताया था कि है भी और ना भी, मतलब ये अयोग्य गए इसीलिए तो 8 माह के लिए क्या बने, सुल्तान बने। अब दूसरा शब्द यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ तो अपन ने फिरोज शाह आराम शाह क्लियर किया। अब यहाँ देखिए कि ये फिरोज शाह कब आएगा दोस्तों। देखिए फिरोज शाह कब आएगा, तो अपन देख रहे हैं दोस्तों फिरोज शाह आएगा इल्तुतमिश और रजिया के बीच में। कब आएगा दोस्तों, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा आपका फिरोज शाह। क्लियर है दोस्तों, कौन आएगा, फिरोज शाह। और इसका भी अपना टाइम पीरियड रहेगा लगभग 8 माह। क्लियर है दोस्तों, यानी आराम शाह और फिरोज शाह ये दोनों कितने 8 माह तक शासन करेंगे। कितने माह तक, 8 माह तक। तो दोस्तों चूंकि ये अयोग्य थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, इनका इतिहास ज़्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए इन्हें हमने ट्रिक से अलग रखा है। अब टोटल आप काउंट कर लें दोस्तों कि सुल्तानों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल 11 यानी 11। कितनी हो गई दोस्तों, 11। क्लियर है ना दोस्तों, क्योंकि 9 हमने सुल्तान ट्रिक के माध्यम से लाए हैं और 2 अब याद रखिएगा दोस्तों आराम शाह और फिरोज शाह यहाँ अलग से लाए हैं, क्योंकि इनका इतिहास मिलता भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये गुलाम वंश के सुल्तान नहीं है, गुलाम वंश के सुल्तान तो हैं दोस्तों, बट ये कैसे सुल्तान है, अयोग्य सुल्तान। कैसे सुल्तान है, अयोग्य सुल्तान, इसलिए इन्हें अपन ने क्या किया है, अलग से रखा है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे एक एक सुल्तान के बारे में, स्पेशली एक एक सुल्तान के बारे में कि किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। अब जैसे पहला सुल्तान है यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला सुल्तान कौन सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला सुल्तान कौन है, पहला सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ें कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का कौन है, संस्थापक भी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक कैसे बना, इससे पहले अपन ऐबक के बारे में जाने, उससे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जाने दोस्तों, इसकी पुराने इतिहास के बारे में जाने कि ये कैसे बना गुलाम वंश और कैसे बना ये गुलाम वंश का संस्थापक। तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, इतिहास में बहुत बड़ा नाम है और वह विदेशी आक्रमणकारी है और जिसका नाम होगा मोहम्मद गौरी।
क्या नाम होगा दोस्तों? मोहम्मद गौरी। आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी। दोस्तों ये मोहम्मद गौरी है, ये गोर प्रदेश का निवासी है। अरब आक्रमणकारी दोस्तों गोर प्रदेश का निवासी है मोहम्मद गौरी। और आपने सुना होगा ये हमारे भारत में पहली बार, याद रखिएगा। उससे पहले अपन अगर बात कर रहे हैं मुल्तान की, तो ये मुल्तान ही पाकिस्तान में जो वहाँ आक्रमण करेगा, पेशावर में आक्रमण करेगा, लाहौर में आक्रमण करेगा, सब जगह आक्रमण करेगा। लेकिन गुजरात में अनहलवाड़, याद रखिएगा दोस्तों, अनहलवाड़ याद रखिएगा, ये गुजरात में पड़ता है अनहलवाड़। यहाँ पर 1178 यानी ये मोहम्मद गौरी है जो विदेशी आक्रमणकारी है, तुर्की आक्रमणकारी है। ये 1178 यानी 1178 अनहलवाड़ गुजरात पर आक्रमण करेगा। और यहाँ का जो राजा होगा उस समय वह होगा भीम द्वितीय। कौन होगा दोस्तों? भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एक, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, हम तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे आया, कैसे बना ये गुलाम वंश का संस्थापक, उसके बारे में तो थोड़ा अपन सोचें। तो ये मोहम्मद गौरी जो गोर प्रदेश का निवासी है, एक तुर्की आक्रमणकारी है, जिसने 1178 में अनहलवाड़ यानी गुजरात में पड़ता है अनहलवाड़ पर आक्रमण किया। और वहां का उस समय राजा था भीम द्वितीय। अब क्वेश्चन ये हुआ कि जब गौरी ने आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी जीता कि भीम द्वितीय जीता? तो कौन जीता था दोस्तों? भीम द्वितीय। कौन जीता? यानी भीम द्वितीय जीता। अर्थात पराजय किसकी हुई, अब ये क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। अब दोस्तों देखेंगे आगे चल के ये 1179 में पेशावर पर आक्रमण करेगा, इसके बाद लाहौर पर आक्रमण करेगा। और इसके बाद यही मोहम्मद गौरी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, महत्वपूर्ण अत्यधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो होगा 1191 और 1192। अब ये डेटें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1191 यानी 1191 और 1192। अब ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1191 में होगा तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा होगा? तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 में होगा दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध। आपको डेट क्लियर हो रही है दोस्तों? अब कई लोगों को हम देखते क्या है दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं पहले कि हिस्ट्री देखिए दोस्तों, और हिस्ट्री बिना डेट के नहीं चलती। और अगर आप जानते हैं कि डेटें आप रट लोगे, तो दोस्तों मुझे पता है कि आप इतने बड़े बजरंगबली भी नहीं है कि आप डेटें रट के निकालोगे। क्योंकि 2 4 नहीं 15 50 हजार डेटें तो रट सकते हैं, लेकिन लाखों डेटें जब हो जाती है ना दोस्तों, तो कंफ्यूजन हो जाती है और वो आप रट नहीं सकते। अगर आपको डेटें रटना है तो दोस्तों मेहरबानी करके लिख के रटिएगा। देखिए आपको सही सलाह दे रहा हूँ, उचित सलाह दे रहा हूँ, अन्यथा बाद में मत कहिएगा हिस्ट्री बहुत बड़ी हवा है। हवा हिस्ट्री नहीं, हवा आप है जो उसे हिस्ट्री को हवा बना के बैठे हैं। आप 2 4 बार डेटे लिखे और आप मुझसे मिले, बताएं दोस्तों आपको याद होता है कि नहीं होता है। तो 1191 में होगा तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में होगा तराइन का दूसरा युद्ध। तो अब क्वेश्चन यहीं से निकलता है दोस्तों कि ये तराइन क्षेत्र जो है, एक एरिया है, प्लेस है, ये कहाँ पड़ेगा? तो अपने भारत में हरियाणा राज्य का नाम सुना होगा दोस्तों। हरियाणा में तराइन कुरुक्षेत्र सुना होगा आपने विधिवत तरीके से। तो ये कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, अपन ने डेट तो क्लियर कर दी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का दूसरा यानी सेकेंड युद्ध हुआ। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये किसके मत हुआ? तो एक साइड तो ये मोहम्मद गौरी आप देख ही रहे दोस्तों, तो दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन होगा दोस्तों? यह होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये तृतीय क्या है? मैं
पृथ्वीराज के बारे में भी बात करूंगा। ये तृतीय क्या है, तो जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त प्रथम, सुना ना दोस्तों, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समझ रहे हैं ना दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये गुप्त प्रथम और गुप्त द्वितीय ये तो क्लियर हो रहा है कि जो पहला राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, और जो दूसरा उसके बाद आया वो बना चंद्रगुप्त द्वितीय, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वीराज यानी चौहान वंश, याद रखिएगा चौहान वंश से संबंध रखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए किसी बच्ची की शादी होती है पप्पू नाम के लड़के से। किससे होती दोस्तों, पप्पू नाम के लड़के से। अब याद रखिएगा दोस्तों, पप्पू नाम के लड़के से किसी बच्ची की शादी हुई और कल उसके एक बालक होता है और उसका भी नाम क्या रख दिया, पप्पू, तो वो बनेगा फर्स्ट पप्पू और वो बनेगा दूसरा वाला सेकंड पप्पू। तो उसी प्रकार से यानी पृथ्वीराज नाम के और भी क्या हुए, राजा हुए, और उनके बाद आए ये तीसरे नंबर के, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अपन क्वेश्चन क्या क्लियर करने जा रहे थे दोस्तों कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ। किसके मध्य हुआ, तो यह दोस्तों किसके मध्य हुआ, ये हुआ आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। किसके मध्य हो रहा है दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। दोस्तों अब मैं बताऊं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया दोस्तों के पास, तो प्लीज़ क्लास को आप शेयर जरूर करें और लाइक करके बताएं, आप बताएं कमेंट के माध्यम से कि किस प्रकार से आपको क्लास समझ में आ रही है। दोस्तों अब देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। क्लियर है ना दोस्तों। अब इसमें जीतेगा कौन, इसमें जीतेगा अपना पृथ्वीराज चौहान। कौन जीतेगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। तो हारेगा कौन, हारेगा अपना यानी पराजय किसकी होगी, मोहम्मद गौरी की। दोस्तों समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। दो युद्ध होंगे और दोनों युद्धों के परिणाम अलग अलग होंगे, तो कंफ्यूज ना हो। जो तराइन का पहला युद्ध 1191 में होगा वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होगा, और जिसमें विजय पताका किसकी रहेगी, वह होगी चौहान की यानी पृथ्वीराज चौहान की, और पराजय किसकी होगी, वह होगी दोस्तों मोहम्मद गौरी की। किसकी पराजय होगी, मोहम्मद गौरी की। क्लियर है दोस्तों। यानी जो 1191 में हरियाणा के तराइन क्षेत्र में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, उसमें कौन विजयी रहेगा, उसमें विजयी रहेगा आपका पृथ्वीराज चौहान, और पराजय किसकी होगी, मोहम्मद गौरी की। जो एक तुर्की आक्रमणकारी है, एक विदेशी आक्रमणकारी है, वह युद्ध में क्या रहेगा दोस्तों, पराजित रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम अपन बात करेंगे यानी 1192 तराइन द्वितीय युद्ध में। तो उससे पहले अपन थोड़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लें दोस्तों कि ये चौहान वंश का महान प्रतापी राजा था दोस्तों, सम्राट। तो क्वेश्चन एक आता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, ये क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट तो कौन होगा दोस्तों, वह होगा पृथ्वीराज चौहान। कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, देखिए दोस्तों अपन वही बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जहां से भी बनते हैं, जैसे भी बनते हैं, आप तक पहुंचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आए उन्हें 40 मिनट देखा बोले टाइम हो गया, वो काम नहीं है। टाइम अपना काम है आप तक ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वह था आपका पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों ये वही पृथ्वीराज चौहान होगा, यह वही पृथ्वीराज चौहान होगा जिसके पास था शब्द वेदी बाण। अब बड़ी कंफ्यूजन की बात है दोस्तों, ये शब्द वेदी बाण क्या होता है, हमने तो बोल दिया शब्द वेदी बाण। दोस्तों यदि आपको पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं क्या होता होगा शब्द वेदी बाण। तो शब्द वेदी बाण, इतिहासकारों का मानना है कि इनके पास शब्द वेदी बाण था। शब्द वेदी बाण इस दुनिया में सिर्फ 2 राजा हुए। कितने राजा हुए, 2 राजा। एक तो आपके राम, प्रभु राम के पिता दशरथ, नाम सुना होगा दोस्तों,
आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी दोस्तों। तो राम प्रभु के पिता दशरथ और पृथ्वीराज चौहान, यानी दुनिया में दो राजा हुए, वो भी राजा थे, याद रखिएगा दोस्तों, अयोध्या के, और ये भी राजा थे दिल्ली के। समझ रहे हैं ना दोस्तों, मेरी भाषा समझ में आ रही है। वो राजा थे अयोध्या के और ये राजा थे दिल्ली के, और ये दोनों राजा हुए। इन दोनों राजाओं के पास केवल शब्द वेदी बाण था, और शब्द वेदी बाण की विशेषता होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि वह बाण मेरे पास है और आपने कहा वहां से हलो, और मैंने उस बाण को छोड़ा कि जिसने कहा हलो उसी के सीने में घलो, अर्थात शब्द सुनकर वार करता था, शब्द सुनने पर वार करता था दोस्तों। नहीं यकीन हो रहा है तो राजा दशरथ की श्रवण कुमार की कहानी आप एक बार मोबाइल में या टीवी में कहीं भी देख लीजिएगा दोस्तों। श्रवण कुमार जी पानी भरने ही गए थे और राजा दशरथ को लगा कि कोई बाघ, कोई शेर पानी पी रहा है, और उन्होंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया और श्रवण कुमार को लगा। तो दोस्तों ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसके पास था शब्द वेदी बाण, और ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, अर्थात इसके बाद दिल्ली में कोई भी हिंदू राजा नहीं बन सका। यह भी एक क्वेश्चन है। अब दोस्तों पृथ्वीराज रासो आपने सुना होगा, चंद्रप्रदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो इन्हीं से संबंधित भी है। ये वही पृथ्वीराज चौहान होंगे जिन्होंने 1182 यानी 1182 में 1182 में महोबा का युद्ध भी लड़ा था। याद रखिएगा महोबा का, यह भी एक क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ प्रश्न है तो कि महोबा का युद्ध कब हुआ था, तो 1182 में हुआ था। 1182 में हुआ था महोबा का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और आलाउदल का नाम सुना होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये सेनापति थे महोबा के, बहुत बड़ा नाम है इनका आलाउदल का। तो दोस्तों इनके मध्य हुआ था, और अब हुआ क्यों था दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि आलाउदल की बहन चंद्रावर का नाम सुना होगा। आप कहते होंगे कि आप कहानियां बहुत बताते, दोस्तों हिस्ट्री कहानी ही तो है। तो चंद्रावर याद रखिएगा, चंद्रावर भुजरिया जानते हैं दोस्तों, कजलियां जिसे आप बोलते हैं, जो सामन के टाइम में मनाते हैं अपन लोग, तो भुजरिया सराय ने महोबा में कीर्तुआ ताल, यानी कीर्तुआ ताल, उसका नाम कीर्तुआ ताल क्यों पड़ा दोस्तों, क्योंकि उस तालाब का निर्माण कराया था चंदेल शासक कीर्तिपाल ने। याद रखिएगा चंदेल वंश जिसका संस्थापक नन्नुक है दोस्तों, उसी का एक महान राजा होगा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने महुआ में एक तालाब बनाया जिसे कीर्तुआ सागर बांध भी कहते हैं, कीर्तुआ तालाब भी कहते हैं दोस्तों। उसी तालाब में लोग बाग कहते हैं, कई लोगों के थ्रू सुना भी है हमने, प्रैक्टिकल इतिहास में कहीं नहीं लिखा है, कहते दोस्तों पारसमणि पत्थर आज भी पड़ा हुआ है पत्रीगढ़ के राजाओं की। तो याद रखिएगा ये पृथ्वीराज चौहान ने ही 1182 में महोबा का युद्ध भी लड़ा था। तो दोस्तों अपन आते एक बार तराइन के महत्वपूर्ण युद्ध पर। तो 1192 अभी हमने बात क्या की थी, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें चौहान की विजय अर्थात गौरी पराजित रहेगा। लेकिन वहीं पर देखते हैं 1192 में तराइन यानी हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहां पर होगा तराइन का दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में अब उल्टा होगा, यहाँ कौन विजयी रहेगा, यहाँ विजयी रहेगा आपका मोहम्मद गौरी, और पराजय किसकी होगी, तो पराजय होगी अपने चौहान की। किसकी पराजय होगी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। देखिए 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हो रहा है वहां कौन विजयी हो रहा है, आपका पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है वहां किसकी विजय हो रही है, मोहम्मद गौरी की, और पराजय होगी पृथ्वीराज चौहान की। अब क्वेश्चन आता है कि यदि पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में विजयी रहा तो 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित क्यों रहा। कौन से ऐसे कारण बने, कौन से ऐसे रीजन्स हुए जिससे कि चौहान पराजित रहा। यानी पहले युद्ध में विजय हो रहा है और सेकंड युद्ध में क्या हो रहा है, पराजित हो रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा
चलना पड़ेगा इतिहास में। और एक राजपूत शासक आएगा और यह कहाँ का राजा होगा? यह होगा कन्नौज। कन्नौज कहाँ का राजा होगा दोस्तों? कन्नौज। कन्नौज जो प्राचीन इतिहास में इत्र जानते हैं, परफ्यूम, फॉग, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। जैसे काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ना दोस्तों, उसी प्रकार से कन्नौज इत्र। अब इत्र की बात है तो एक क्वेश्चन और आ गया मेरे दिमाग में दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा इसका उत्तर कि इत्र का आविष्कारक किसे कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, इत्र का आविष्कारक यानी इसको बनाने वाले। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नहीं दोस्तों, इसका उत्तर हम अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे। आप कह रहे होंगे कि सर को पता नहीं होगा। सर को तो क्लियर है दोस्तों, यदि क्वेश्चन पता तो आंसर क्लियर है, लेकिन हम आपका थोड़ा देखना चाहते हैं कि आपका जो बैकअप है, आपकी पढ़ाई है, किस लेवल पे है, किस लेवल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। तो एक कन्नौज का राजपूत शासक होगा और जिसका नाम होगा राजा जयचंद्र। क्या नाम होगा दोस्तों? राजा जयचंद्र। नाम सुना होगा दोस्तों, बहुत नाम है। कन्नौज का एक राजपूत शासक है और जिनका नाम है जयचंद्र। ये राजपूत राजा है। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तराइन का दूसरा युद्ध, और ये कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र का नाम क्यों आ गया दोस्तों? कहीं ना कहीं यह तराइन के दूसरे युद्ध से संबंधित है, इसीलिए तो हम एक स्पेशल इसको अलग से कोष्टक बना के लाए दोस्तों। तो अब देखिएगा, हुआ क्या था कि जब 1191 में गौरी और चौहान के मध्य तराइन का पहला युद्ध हुआ तो उसमें विजयी चौहान की हुई, पराजय गौरी की हुई। तराइन 1192 में जब दूसरा युद्ध हुआ तो यहाँ पराजय किसकी होगी? चौहान की, और विजय होगा आपका मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी विजय होगा, उसका मुख्य जो कारण होगा वह होगा कन्नौज का राजपूत शासक जयचंद्र। अर्थात जो कन्नौज का राजपूत शासक था जयचंद्र, उसने तराइन के दूसरे युद्ध में किसका? मोहम्मद गौरी का दोस्तों क्या दे दिया? साथ दे दिया था। देख रहे हैं दोस्तों इतिहास, देख रहे हैं इतिहास किस प्रकार से। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ उसमें राजा जयचंद्र का कोई रोल नहीं होगा, साथ नहीं देगा, इसीलिए चौहान विजयी रहेगा, गौरी पराजित। बट वहीं 1192 में तराइन का जब सेकेंड युद्ध होगा तो कन्नौज का जो राजपूत शासक होगा दोस्तों जयचंद्र, वह मोहम्मद गौरी यानी विदेशी तुर्की राजा का क्या देगा? साथ देगा, और इसीलिए पराजित रहेगा चौहान। अब फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि यदि ये कन्नौज अपने भारत उत्तर प्रदेश में ही है दोस्तों, और यहाँ का राजपूत शासक जयचंद्र है, ये विदेशी तुर्की के साथ क्यों देगा दोस्तों? इसका एक मुख्य कारण है, मुख्य कारण बता दूं दोस्तों। कन्नौज का जो राजपूत शासक जयचंद्र, इसके दो मुख्य कारण हैं, एक मैन है, एक थोड़ा कॉमन है। कहते हैं दोस्तों जिसने बसाई दिल्ली, अनंगपाल का नाम सुना होगा दोस्तों, अनंगपाल, ये इसने दिल्ली बसाई थी दोस्तों। किसने? अनंगपाल ने। जैसे जयपुर किसने? उन्होंने कहा सवाई राजा जय सिंह ने। उसी प्रकार से अनंगपाल ने दिल्ली बसाई थी, और वो मिलनी किसे थी? राजा जयचंद्र को, और मिली किसी? आपके पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए दुश्मनी का बीच तो स्टार्टिंग थी। अब मुख्य रीजन बता दूं, कहते हैं कि कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र के संयोग बस, देखिए संयोग का मतलब होता है दोस्तों बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मुश्किल से। तो कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र के संयोग बस एक पुत्री थी, और जिसका नाम था संयोगता। क्या नाम था दोस्तों? संयोगता। अब संयोगता कहें या संयोगता कहें, कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र की एक पुत्री थी और जिसका नाम था संयोगता। समझ रहे हैं दोस्तों? कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र के संयोग बस एक पुत्री थी और जिसका नाम था संयोगता। और संयोगता संयोग बस, देखिएगा दोस्तों, अब समझ में ना आ रहा होगा आपको, मुझे मालूम कि आपको समझ में ना आ पा रहा हो, क्योंकि मैं कई बार प्रयोग करूंगा। देखिए हिस्ट्री है, समझना है तो लय ताल दोनों मिलानी पड़ेगी दोस्तों। कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र के संयोगवश एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था संयोगता,
और संयोगता संयोग बस अत्यधिक सुंदर, जिसे आप कहते हैं ब्यूटीफुल। समझ रहे हैं ना दोस्तों, अत्यधिक क्या थी? सुंदर। और अत्यधिक सुंदर होने के कारण पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान संयोगता की खूबसूरती पर क्या हो गया दोस्तों? मोहित हो गया। अब चूंकि देखिए दोस्तों, चौहान मोहित हुआ संयोगता की खूबसूरती पर, और संयोगता मोहित हुई चौहान की खूबसूरती पर, अर्थात एक दूसरे को प्रेम हो गया, प्यार हो गया दोस्तों। और राजा जयचंद्र को कदापि कबूल नहीं था कि मेरा दुश्मन मेरे घर का दामाद बने, अर्थात चौहान संयोगता, जयचंद्र की पुत्री संयोगता को दिल्ली भगा लाया। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए 1192 तराइन द्वितीय युद्ध में मौका पाकर चौका मार दिया कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद्र ने, अर्थात मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। इसीलिए तराइन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय और चौहान की क्या होगी दोस्तों? पराजय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी क्लास। क्लियर है दोस्तों? क्लास यदि समझ में आ रही तो आप प्लीज क्लास को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमें क्या मिलती है? एनर्जी सी मिलती है, एनर्जी सी मिलती है, ऊर्जा मिलती है दोस्तों। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा ऊर्जित करता है और ज्यादा उत्तेजना पैदा करता है। तो दोस्तों आप प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें। तो क्लियर है? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहेगा? मोहम्मद गौरी। और पराजय किसकी होगी? पृथ्वीराज चौहान। और वही मोहम्मद गौरी कि आगे के इतिहास में हम आपको बताएंगे दोस्तों। मोहम्मद गौरी का गुलाम जिसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक है, जिसे कुरान खां भी कहते हैं, जिसे लखहंता भी कहते हैं, जिसे हातिम ताई द्वितीय भी कहते हैं, जिसे कुरान खां भी कहते हैं, जिसे लाख बख्श भी कहते हैं। कल इस विषय पर अपन महत्वपूर्ण अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आएंगे सर। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्सेस वे बाय रितेश सर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जीके जीएस की फैकल्टी हमारे अजय सर, तो इनको अगर आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे सभी लोग इनको अगर हम बोले तो आप सभी लोग जानते हैं कि खुदा जानता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है, आप भी जानने लगेंगे। आप हमसे रेगुलर बेसिस पर डेली जुड़िएगा और आपका जो जीके जीएस जो आप सोचते हैं हमारे एग्जाम में किस तरीके से हम तैयारी करें, तो आपको सर ने आज क्लास में बताया है कि भाई हम इस तरीके से आपको पूरा डिस्कस करके ट्रिक और कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर बात होगी आपकी दोस्तों। तो जीके जीएस की जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर पूरी की जाएगी दोस्तों। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि हाँ भाई हमारी फिर से जीके जीएस की क्लास जो है वो डेली बेसिस पर हमारी स्टार्ट होने वाली थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से गुलाम वंश की यहाँ पर आपको पूरी कहानी बताई है। मैं भी इस क्लास को देख रहा था, बहुत ही इतनी तरीके से मैंने काफी टीचर्स की क्लास देखी है, लेकिन मुझे भी आज तक ऐसी क्लास नहीं मिली है। तो मैं भी सर का बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों से फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों में बताएं कि हमारी जो क्लास है जीके जीएस की अगर हम बात करें तो सर हमसे बोल रहे थे कि आपका जो चाहे कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इतिहास हो, आपका प्राचीन हिस्ट्री हो, मध्यकालीन हिस्ट्री हो या आधुनिक भारत की बात की जाए यहाँ पर आपकी, तो इस सब पर हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफी स्टूडेंटों की ये क्यूरी आती है यहाँ पर कि सर ये क्वेश्चन हमें याद नहीं होते, काफी बार एग्जाम में आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम करें इन सबको। तो ये सब का सॉल्यूशन आपके साथ हमारे सर करेंगे, अजय सर। तो आपको बने रहना है चैनल पर और जैसा सर बोलते जाते हैं वैसा आपको फॉलो करना है दोस्तों। और इसी के साथ सर के पास हम जाएंगे और सर से बोलेंगे दो शब्द कि हमारे बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस करें, आपका सहयोग हमें रहेगा। चलिए सर, अजय सर आप बोलेंगे। आप। धन्यवाद जी सर। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो जीके है कोई कठिन विषय नहीं होता। अपन विधिवत तरीके से पढ़ते, बच्चों की काफी कंप्लेन आती है कि हमें भूलती बहुत है। दोस्तों भूलती तो जब है जब आप याद करते, आप याद ही नहीं करते। हकीकत यह है कि आप याद नहीं करते। आप विधिवत तरीके से नोट्स बनाएं, विधिवत तरीके से पढ़ें
और दोस्तों अपन को सिर्फ पढ़ने के लिए बोला गया है, ना कि रटने के लिए। रटने में क्या होता है दोस्तों कि एक दिन रटोगे तो 3 दिन चलेगा, और 3 दिन रटोगे तो 3 माह चलेगा, और 3 माह रटोगे तो 30 साल चलेगा। लेकिन समझना और रटना, जैसे बचपन में मम्मी समझाती बेटा पापा, तो आप समझ जाते, इसीलिए लाइफ टाइम पापा को ही पापा बोलते हैं, मामा को पापा तो नहीं बोलते ना दोस्तों। इसीलिए समझने पर ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? समझने पर। तो दोस्तों आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक फैक्ट क्लियर कराया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में, अभी हमने चालू ही नहीं की, बेशक चीज़ें आपको बताई किस तरीके से आया गुलाम मंच। कल हम बताएंगे गुलाम मंच की रचना किस तरीके से होगी। तो दोस्तों अपन को क्या विजुअल तरीके से नोट्स बना लेना है, वन लाइन फैक्ट जो भी आते हैं उनको विजुअल तरीके से लिखते जाना है। कई बार होता क्या है कि अपन इस तरीके से खिचड़ी बना देते हैं पेयर में कि समझ में नहीं आता, खुद लिखे खुदा बाँचे। तो अपन को अलग अलग पेनों का प्रयोग करना है। और दोस्तों एक बार उन्हें 5-10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, एक बार आप पढ़ते चलें। आप देखेंगे धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि पूर्णतः आपकी हिस्ट्री क्या, मैं दोस्तों लगभग सारे सब्जेक्ट देखता हूँ जीके क्लासेस में, तो आपको देखिएगा टाइम टू टाइम जिस तरीके की वैकेंसी आएंगी उसके हिसाब से आपको सिलेबस कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपका हमें साथ चाहिए। आप हमारी क्लास को टाइम टू टाइम शेयर करते चलें, दोस्तों को सलाह देते चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ताकि हमें भी आपके मतलब सपोर्ट से एनर्जी मिलती जाए टाइम टू टाइम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलता हूँ अगली क्लास। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।